नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी दर्शकों का बिहार स्वाभिमान आंदोलन के इस फेसबुक पटल पर। बिहार स्वाभिमान आंदोलन प्रत्येक जिले पे एक कार्यक्रम कर रहा है विगत कुछ महीनों से। इस श्रृंखला में आज हम लोग बात करने वाले हैं मिथिलांचल के एक प्रसिद्ध या कह सकते हैं एक ऐसे जिले की जिसकी अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि रही है। हम बात कर रहे हैं सहरसा की। इस कड़ी में आज सहरसा कल, आज और कल इस परिचर्चा में मैं स्वागत करता हूं अपने सभी दर्शकों का और साथ ही साथ मैं आप परिचय करवाता हूं आज के इस परिचर्चा में शामिल हमारे वक्ताओं से। सबसे पहले मैं आपका परिचय करवाता हूं, श्री अंजनी कुमार सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपका स्वागत, अभिनंदन। आप पूर्व कुलपति हैं, उप कुलपति हैं तिलका मांझी विश्वविद्यालय के, एक शिक्षाविद के रूप में आपकी ख्याति प्राप्त है। आपको हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत, अभिनंदन। हमारे दूसरे वक्ता के रूप में हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अजय कुमार सिन्हा जी। आप सोशल एक्टिविस्ट हैं और साथ ही साथ आप आरजेडी में भी एक उच्च ओहदे पे काम कर रहे हैं। राजनीतिक जो है आप अपना दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। आपका भी स्वागत, अभिनंदन हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे तीसरे वक्ता के रूप में जुड़ रहे हैं एडवोकेट रणदीप कुमार सिन्हा जी। आप एक अधिवक्ता हैं और एक अच्छे वक्ता के रूप में भी आपको ख्याति प्राप्त है। आपका भी स्वागत, अभिनंदन, सादर हमारे इस कार्यक्रम में। जैसा कि हम सबको पता है जी, हमारे इस कार्यक्रम का जो विषय है सहरसा कल, आज और कल। इस परिचर्चा में को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस परिचर्चा की शुरुआत चंपारण की धरती से हुई थी, सत्याग्रह की भूमि से हुई थी और कई जिलों से गुजरते हुए आज हम सहरसा पहुंचे हैं। तो मैं चलता हूं, अंजनी कुमार सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक शिक्षाविद हैं, ख्याति प्राप्त वक्ता हैं। आपसे जानना चाहेंगे हमारे दर्शक कि सहरसा की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक क्या पृष्ठभूमि रही है, इसके विषय में हमारे दर्शकों को बताएं। श्री अंजनी कुमार सिन्हा जी। सबसे बड़ी बात है कि सहरसा बहुत ही भाग्यशाली है। खाना भी नहीं रहने के बावजूद ये जिला और शहर बन गया और इस पृष्ठभूमि में जी विविधता खाना में परिवर्तन होने के कारण फसलों के ऊपर काफी प्रभाव पड़ता है रहा है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में स्थान कारूखरी मंदिर और आधुनिक समय में मकरकंदा में सत्कारी मंदिर, 64 योगिनी मंदिर पर्यटन को आमंत्रित करता है। शिक्षा के क्षेत्र में शुरू में तो यहाँ क्वालिटी एजुकेशन का भाव था, लेकिन धीरे धीरे जो है शिक्षा में हम लोग बहुत आगे तक पहुँचे हैं। लेकिन लड़कियों को भी बहुत सारे सुविधा से वंचित है, जैसे म्यूजिक, विज्ञान में स्नातकोत्तर, पारा मेडिकल, नर्सिंग, इन सब चीजों की पढ़ाई बिल्कुल नहीं है। साथ ही साथ यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं है। मेडिकल की चिकित्सा के अभाव में लोगों का डिमांड था यहाँ एक एम्स खुला जाए, तो भी यहाँ नहीं हो पाया। एक मात्र लॉ कॉलेज है जो कि अंगीभूत महाविद्यालय है। यहाँ अभी तक शिक्षक जो है वो अतिथि के रूप में काम करते हैं, अभी तक पोस्ट सेंक्शन नहीं हुआ है। ये सब के अतिरिक्त यहाँ कोई उद्योग नहीं लगा हुआ है। कागज के कारखाना खुले थे, उसमें बिजली नहीं थी। जब बिजली आई तो कारखाना बंद है। कारखाने नहीं रहने के कारण जो है यहाँ के लोग जो है प्लान कर
बाहर प्लान कर रहे हैं। इन सब चीजों के ऊपर के सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात है कि रेलवे ओवरब्रिज बनने की बात थी, जिसके कारण जाम की समस्या लगी रहती है, वह अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। पानी निकास का कोई कुछ प्रबंध नहीं हो पाया है। इस प्रकार जो है सहरसा जो है पहले एक संसदीय क्षेत्र था, वह भी मधेपुरा में चला गया, मर्ज हो गया। साथ ही साथ विश्वविद्यालय की बनने की घोषणा की गई थी, क्योंकि विश्वविद्यालय भी हमारे क्षेत्र से बाहर हो गया। इस तरह से शिक्षा जगत में बहुत जो कि अभी जी दूर किया जा सकता है। जी जी शुक्रिया अंजनी कुमार सिन्हा जी। कुछ और सवालों के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। हमारे साथ सुधाकर श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं। आपका भी सादर अभिनंदन हमारे इस कार्यक्रम में। आप संयोजक हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा रचना चक्र के। आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, बिहार स्वाभिमान आंदोलन के इस फेसबुक पटल पे। मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप राज्य सचिव हैं राष्ट्रीय जनता दल पार्टी में। आपसे हम इसी सवाल को दोहराना चाहेंगे, क्योंकि अंजनी कुमार सिन्हा जी ने जो बातें रखी हैं वो मेरे सवाल से थोड़ा सा इतर था। तो हम जानना चाहेंगे हमारे दर्शक कि सहरसा जिला, इसकी ऐतिहासिक और जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, इसके विषय में बताएं डॉक्टर अजय कुमार सिन्हा जी। जी मैं सबसे पहले सहरसा स्वाभिमान आंदोलन के संयोजक और आयोजनकर्ता का धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया और सहरसा के संदर्भ में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर चर्चा करते हुए मैं आपको 9वीं 10वीं शताब्दी में ले जाना चाहता हूँ। जब सहरसा की बात होती है तो मंडन मिश्र की चर्चा होती है और शंकराचार्य के साथ की बात होती है, और लगे हाथ पाला डायनेस्टी के कई शिलालेख वहां मिलते हैं मैसी में। और सहरसा अन्य बातों के लिए भी जाना जाता है। सहरसा में मिथिला, पाग, मखान, सहरसा की सामा चकेवा, सहरसा मिथिलांचल से जुड़ा हुआ है, तो जो जट जाति नाट्य यहाँ काफी प्रसिद्ध रहा है सांस्कृतिक रूप से। और खान पान के दृष्टिकोण से मखान और मछली हमारा ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत के रूप में हमें प्राप्त हुआ है। कई इस पे गीत वगैरह लिखे गए हैं और वो गीत आज भी गाए जाते हैं। मिथिलांचल का एक पार्ट होने के कारण हमारी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि काफी मजबूत रही है और हम ये गर्व से कह सकते हैं कि हम मिथिलांचल के वासी हैं और सहरसा के वासी हैं। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि जब हिंदू धर्म में मध्यकालीन बात में कहना चाहूंगा कि मध्यकालीन युग में जब हिंदू धर्म में कुरीतियां आई और बौद्ध और जैन धर्म का प्रचार प्रसार इस एरिया में हुआ, तो चाहे वो विराटपुर का जो मंदिर है उसके आसपास में शिलालेख मिले हो या अन्य जगहों पर जहां खुदाई हो पाई वहां पालकालीन शिलालेख मिले हो, तो कुछ इन्फ्लुएंस यहाँ बौद्ध धर्म का भी मिलता है। और लोग कहते हैं कि यहाँ कुछ विहार भी हुआ करते थे। सहरसा से ठीक 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर एक देवन वन मंदिर है। कहते हैं कि महात्मा बुद्ध वहां भी आए थे। महात्मा बुद्ध का वहां कुछ अवशेष भी मिला है, तो हो सकता है वो महात्मा बुद्ध के आने के बाद हो या महात्मा बुद्ध जब आए थे उस समय के हो। लेकिन बौद्ध धर्म का प्रभाव भी यहाँ देखा जा सकता है, क्योंकि लोग कहते हैं कि उससे पहले बलि प्रथा बहुत ही प्रमुख थी, लेकिन बाद के समय में बुद्ध के आने के बाद और बौद्ध धर्म के प्रसार के बाद, खास करके 9वीं शताब्दी में वहां बलि प्रथा काफी कम हो गई। लेकिन बाद में पुरोहितों ने इसे फिर से उसको स्थापित किया और बलि प्रथा आज भी कायम है। ये हमारी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही। अब मैं आपको साहित्यिक पृष्ठभूमि की ओर ले जाना चाहता हूँ। साहित्यिक पृष्ठभूमि में हम राजकमल चौधरी को याद करते हैं। राजकमल चौधरी की मछली मरी हुई बहुत ही फेमस हुई थी। जिस जमाने में उन्होंने इसको लिखा था, ये 60s की बात है, उस समय लेस्बियन के बारे में लिखना एक
बहुत ही आंदोलन और एक क्रांतिकारी कदम हुआ करता था। उस समय उन्होंने इस उपन्यास को लिखा था। वो हिंदी, मैथिली, बांग्ला तीनों में लिखते थे। उनकी देह गाथा भी काफी पॉपुलर रही और उसके बाद उस विरासत को बढ़ाते हुए मायानंद मिश्र जी का नाम आपने सुना होगा, साहित्य अकादमी उनको मिला था। मंत्रमुग्ध उनका उपन्यास काफी फेमस हुआ। और मायानंद बाबू के बारे में कहा जाता है कि जब वो एमए की परीक्षा दे रहे थे तो एक प्रश्न आया था मैथिली में कि मायानंद बाबू की जीवनी लिखो। तो ये एक छात्र खुद की जीवनी उस एमए के परीक्षा में लिखता है। तो ये मायानंद बाबू के लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि थी और हम मिथिलांचल वासियों के लिए उनके गुजर जाने के बाद 88 में उनका देहांत हुआ, आज ही हमारे लिए बड़ा ही गौरवशाली क्षण है। और लिविंग लेजेंड शेफालिका वर्मा की मैं चर्चा करना चाहूंगा, जो मैथिली की महादेवी कही जाती है और किस्त किस्त जीवन के लिए उनको साहित्य अकादमी मिला। और मायानंद बाबू, राजकमल चौधरी हो और शेफालिका वर्मा जी हो, तीनों की कर्मस्थली सहरसा रही है। शेफालिका वर्मा यहीं सत्यनारायण सिंह कॉलेज में थी, रिटायर की, बाद में उन्होंने दिल्ली का रुख किया। मायानंद बाबू यहीं पले बढ़े पढ़े, कर्मभूमि रही और यहाँ सहरसा कॉलेज पीजी सेंटर से वो रिटायर भी किए, उनका देहांत प्रशांत भी हुआ। और राजकमल चौधरी तो 1967 में यहाँ से चले गए। तो हमारी साहित्यिक विरासत भी काफी मजबूत रही। अब हम आपको वर्तमान विरासत के रूप में ले चलते हैं जिसमें राजनीति प्रवेश करती है। तो राजनीति में जो सहरसा का एकाकार था, सुपौल, मधेपुरा और सहरसा तीनों एक हुआ करता था और 91 में ये अलग हुआ है। तो उस समय मंडल फैमिली को हम लोग जानते हैं, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, बीपी मंडल के दादा रास बिहारी मंडल। पहला एंटीसिपेटरी बेल उन्हें मिला था, अंग्रेजों ने दिया था, वो हाई कोर्ट कलकत्ता ने दिया था। तो ये भी हमारे इतिहास का एक पार्ट है। और वो उस समय संविधान महासभा के सदस्य भी हुआ करते थे। तो हमारा पॉलिटिकल भी काफी अच्छा रहा है और ये समाजवाद की धरती रही है, समाजवादी आंदोलन की धरती रही है। आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि यहाँ से मधुलिया में भी खड़े हुए थे। तो बहुत से ऐसे लोग, जॉर्ज फर्नांडिस की कर्मभूमि रही है, कर्पूरी ठाकुर की कर्मभूमि रही है सहरसा। और सबसे बड़ी बात मैं जो आज रिवील करना चाह रहा हूँ कि व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन का कॉल ऑफ सहरसा से 10 किलोमीटर की दूरी पर पंचगछिया गांव में महात्मा गांधी ने किया था। स्वर्गीय राम बहादुर बाबू जो यहाँ के फ्रीडम फाइटर थे, उनके घर से कॉल ऑफ हुआ था। वो गजट में भी है और इतिहास का एक उस पे काफी इतिहास में लिखा भी गया है और ये फैक्ट भी है। और जयप्रकाश जी की संपूर्ण क्रांति, जिसकी ऐतिहासिकता की प्रमाणिकता करनी बाकी है, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत सहरसा से की थी। इससे हो सकता है कि कई लोगों को गतिरोध भी होगा, लेकिन जब जयप्रकाश जी को गुजरात गोलीकांड के बाद छात्रों पर गोलीकांड हुआ था और उनको बुलाया जाने लगा, तो जयप्रकाश जी उस क्रम में सहरसा आए और मनोहर स्कूल में उनकी एक मीटिंग हुई थी। उस समय स्वर्गीय रमेश झा समाजवादी थे और जयप्रकाश जी के चेले हुआ करते थे। परमेश्वर कुमार जी पूर्व विधायक और स्वतंत्रता सेनानी भी उनके चेले हुआ करते थे। तो ये करीब 32 से 33 लोग उसमें थे और ये निर्णय लिया गया था कि हम लोगों को इंदिरा जी के कुशासन के खिलाफ, तथाकथित कुशासन के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का बिगुल फूंकना है। तो वो मनोहर स्कूल का वो मीटिंग भी ऐतिहासिक है। हालांकि इसको ऐतिहासिकता की श्रेणी में लोग नहीं रखते हैं, लोग कहते हैं कि उसका मीटिंग का कहीं जिक्र नहीं है, काश जयप्रकाश होते तो वो उसकी सहमति देते। लेकिन बहुत बाद तक के दिनों में परमेश्वर कुमार ने मन से भी इसे कहा था। तो हम संपूर्ण क्रांति से भी अपने आप को जोड़कर देखते हैं। और आगे चलते हुए सामाजिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की तो चर्चा हो गई, सामाजिक पृष्ठभूमि के मामले में मैं बहुत ही एक पहलू उजागर करना चाहता हूँ कि जो सामाजिक ताना बाना आज से 20 वर्ष पहले, 25 वर्ष पहले, 30 वर्ष पहले सहरसा में था, सहरसा के गांव में हुआ करता था, वो सब खत्म हो गया। उसके कई कारण हैं, सामाजिक कारण भी है, राजनीतिक कारण भी है। आज हम लोग एक दूसरे से बहुत ही कटुता रखते हैं और हम लोगों के बीच गरीबी का पदार्पण दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। एक तबका है जो अमीर हो रहा है। सहरसा में अगर मजदूरों का पलायन देखा जाए तो वो सबसे ज्यादा होता है, कोसी से बहुत ज्यादा, कोसी से भर भर कर लोग जा रहे हैं। तो हमारे हिसाब से मैंने बहुत ब्रीफ में ये सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बताया। जी, बहुत शुक्रिया अजय कुमार सिंह जी। फिर हम कुछ सवालों के साथ उपस्थित होंगे आपके समक्ष। हमारे साथ अधिवक्ता
श्री वरुण जी हैं, रणधीर कुमार, जी जी रणधीर कुमार, जी 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 श्री रणधीर कुमार सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे सर, अजय कुमार सिंह जी ने बहुत से पक्षों पे, बहुत से आयामों पे चर्चा किया और बहुत ही सार्थक चर्चा आपने की। आपसे जानना चाहेंगे एडवोकेट रणधीर कुमार सिन्हा जी कि सहरसा जिला, जिसका कि मंडन मिश्र की चर्चा हम जानते हैं, मंडन मिश्र की धरती रही है, विद्यापति का क्षेत्र कह सकते हैं, मिथिलांचल एक गौरवशाली अतीत रहा है मिथिलांचल का। आपसे जानना चाहेंगे कि वर्तमान अतीत जो स्वर्णिम है, उसके आलोक में वर्तमान की क्या स्थिति है, इसके ऊपर हमारे दर्शकों को बताएं, एडवोकेट रणधीर कुमार सिन्हा। मैं इस आपके इस बिहार स्वाभिमान की जो आंदोलन है कि आप कर्णधार हैं, आपने शुरू किया है, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। इसी क्रम में आप सहरसा आए हैं, तो और इस समय में कोरोना के काल में और ये इंटरनेट से ये सुविधा मिल गई कि हम लोग इतने बड़े बड़े लोगों के बीच बैठ के हम लोग बातचीत कर पा रहे हैं और इसका आयोजन किया है, इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ। हमारे पूर्व के, जी नमस्कार, हमारे पूर्व हमारे वाइस चांसलर रहे, हमारे गुरु रहे, उन्होंने सर ने जो अंजनी बाबू ने रखा, बहुत सारगर्भित बातें और यहाँ की स्थिति को रखा। सबसे सुंदर अजय जी ने जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के साथ सामाजिक और साहित्यिक दृष्टि से सारी बातों को रखा, मैं उनके द्वारा तो प्रस्तुत किया गया। कुछ बात का मैं साक्षी भी हूँ, गवाह भी हूँ कि संपूर्ण क्रांति का जो आह्वान किया था जयप्रकाश नारायण जी ने मनोहर उच्च विद्यालय में, उन्होंने कहा कि तो मैं सभा में मैं भी रहा हूँ, मैं भी था उपस्थित, भले ही मैं तरुण था, लेकिन ये मेरी आदत रहती थी कि कोई ऐसे महान या बड़े नेता आते थे तो मैं वहां उनकी सभा में मैं जाया करता था। और मनोहर स्कूल में उन्होंने कहा कि 30-35 लोग थे, ऐसी बात नहीं थी, करीब 150-200 लोग जरूर थे उस सभा में। और परमेश्वर कुमार जी झाजी और अन्य जो समाजवादी लोग थे और उन्होंने बड़ी पीड़ा पूर्वक कहा था कि देश जल रहा है, गुजरात में जल रहा है, क्रांति की आवश्यकता है, परिवर्तन लाना है। तो उस सभा में मैं था। वास्तव में आप जब इसको चंपारण से आपने शुरू किया बिहार स्वाभिमान की बात, तो भी अभी हमारे अजय जी ने भी कहा कि यहाँ पंचकथिया से शुरू हुआ। महात्मा गांधी सहरसा की भूमि में आए और यहाँ के स्वाधीनता आंदोलन में यहाँ के लोगों को सक्रिय किया और सहरसा के लोगों का सक्रिय भूमिका रही। ऐसे सहरसा की भूमि तो बड़ी उर्वरा है। मैं आपको बताऊं कि कोई भी तीर्थ क्षेत्र होता है, वह कोई स्पेसिफिक प्लेस होता है, जैसे देवघर है या कहीं हो, लेकिन ये मिथिला की संपूर्ण भूमि तीर्थ स्थल है। और सहरसा में जो ऐतिहासिक दृष्टि से मैं रख दूं, फिर आपके विषय को मैं रख ही दूंगा। ये त्रिकोण बनाता है चंडी स्थान, जिसका चित्र भी आपके स्वाभिमान में है, सहरसा जिले के मोनोग्राम में। तो चंडी स्थान और कात्यायनी स्थान और तारा, तीनों की दूरी और दिशा देखेंगे तो ये त्रिकोण बनाता है, जिसके मध्य सहरसा है। और मंडल मिश्र का यह स्थान रहा ही है, तो अजय जी ने बड़े सारगर्भित ढंग से उन्होंने रखा। मैं उसको पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता हूँ। जो विषय आपने कहा है सहरसा के विषय में, बड़ी अच्छी बात मैं कहना चाहता हूँ। सहरसा पहले एक शहर जैसा है, अभी भी सहरसा शहर नहीं है। सहरसा कभी थाना भी नहीं था। सहरसा का थाना गांव में था, एक कस्बा जो आज कमिश्नरी हो गया। लेकिन इसका जो कहा जाए कि नगर क्षेत्र में अभी भी जल जमाव और सड़क की संकीर्णता यहाँ के लिए लोगों के लिए त्रासदी बन गई है। सहरसा के विकास के जो मास्टर प्लान बनाया गया, उस प्लान को नहीं उतारा गया। यहाँ के राजनीतिक लोगों की जो अदूरदर्शिता के कारण सहरसा अस्त व्यस्त हो गया। और वास्तव में हमारे अजय जी ने बड़ी अच्छी बात कही सहरसा के विषय में कि आज से 15-20 साल पहले हमारे समाज की जो एक समरसता थी आसपास के गांव का, जैसे अजय जी के गांव का हो, पंचकथिया का हो, महसी का हो, सहरसा का हो, वो आज लगता दिखा। इसी 20 वर्षों में हम
हम एक दूसरे को पहचानने नहीं लगे। यहाँ से मजदूर पलायन कर रहे हैं, यहाँ बेरोजगारी है, कृषि यहाँ पर समाप्त हो गया। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि सहरसा से वास्तव में सनातन धर्म के जो समाप्त हो गया था, मेरा गौरवमय इतिहास है, जिसको भारतीय मंडल मिश्र के साथ में शंकराचार्य ने पुनर्स्थापित किया। जो विश्व में इस बात के लिए कि हिंदू सनातन धर्म को पुनर्जागरण का स्थान अगर कोई है तो वह सहरसा का माहिष्मती नगरी, जहां मां तारा का विद्या का स्थान है, जो कि महर्षि वशिष्ठ के द्वारा, राजा वशिष्ठ के द्वारा स्थापित है, जो राम के गुरु है। आज राम संपूर्ण भारत के आदर्श है, लेकिन उनके गुरु के जो इष्ट है वो मां तारा है। सहरसा कोसी की विभिका से त्रसित रही है। कोसी की त्रासदा कई बार यहाँ बाढ़ की विभिचिका को चला है, इसलिए सहरसा को विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। और सहरसा तो कम जो कहा जाए गौरवमय इतिहास है, लेकिन अभी को देख करके, अभी के परिस्थिति को देख करके तो वास्तव में रोना आता है। एक छोटा सा सहरसा शहर को दो भाग में बांटने के लिए रेलवे लाइन है, रेलवे स्टेशन है, उस पर एक ओवरब्रिज बनना है, 3 बार उसके लिए बनी है, भूमि पूजन हुआ, लेकिन अभी तक नहीं बन पाया। तो यहाँ के राजनीतिक लोगों के दूरदर्शिता के कारण सहरसा का सारा कुछ चल के चला गया। मधेपुरा यूनिवर्सिटी चला गया, मेडिकल कॉलेज चला गया, रेल इंजन कारखाना चला गया, जबकि सहरसा में रेल इंजन कारखाना के लिए वहां जमीन अधिग्रहित की गई, लेकिन यहाँ पर रेल को सरप्लस लैंड है, क्योंकि सहरसा के मध्य में जितनी जमीन रेल ने उसमें उसकी दूरदर्शिता थी अंग्रेजों की कि काफी जमीन अधिग्रहित करके रखा, लेकिन फिर भी यहाँ कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ राजनीतिक चेतना वाले कोई भी यहाँ के राजनेता नहीं हुए, और इसलिए ये कष्ट है हम लोगों का। अब आगे भविष्य इन्हीं चर्चाओं के द्वारा आपके जैसे तो कहिए तो सापेक्ष ये जो चिंतन है और ये शुरू किया गया है, तो मैं कहता हूं कि चंपारण जो सहरसा है इसकी बड़ी कंपैरेटिव तुलना की जा सकती है। सहरसा में यह क्रांति वीरों की भूमि नहीं है। मंडल भारतीय मंडल के शास्त्रार्थ के कारण तो धर्म पुनर्स्थापित हुआ। यहाँ सारे बौद्ध हो गए थे, बौद्ध बिहार में, पूरे बिहार के पूरे एशिया में बौद्ध का प्रभाव हो गया था, और उसको पुनर्स्थापित करके यह भूमि रही है। इसका इतिहास बहुत गौरवमय है, और इसलिए इससे अधिक फिर आप कोई प्रश्न आप रखेंगे तो हम तो सहरसा के यहाँ के मूल निवासी हैं सहरसा, तो इसलिए हम तो सहरसा स्टेशन जो बना वो हमारे घर से जब सटे हुए हैं, हम ही लोगों के पूर्वज के द्वारा यह सहरसा स्टेशन की जमीन दी गई थी। तो कुछ नहीं था, सहरसा कुछ नहीं था, एक भी नहीं था, लेकिन आज तो कमिश्नरी हेडक्वार्टर है। इस दृष्टि से तो विकास हुआ, लेकिन यह कमिश्नरी के विषय में मैं आपको बता दूं कि राजनीतिक दृष्टि से सहरसा इतना पिछड़ रहा है। इस कमिश्नरी का नाम है कोसी कमिश्नरी, हेडक्वार्टर सहरसा करके नहीं, और यह भी योजना बन रही है इसको इसका हेडक्वार्टर सुपौल कर दिया जाए। दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से हम बहुत पिछड़े हैं, और इससे अधिक बात है। बड़ा सहरसा का बहुत गौरवमय इतिहास रहा है। इस परिचर्चा से काफी मिलेगा बिहार को। जी, लॉर्ड ने कुछ सवालों के साथ रणधीर कुमार सिन्हा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर चलता हूं। अंजनी कुमार सिन्हा जी शिक्षाविद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि मंडन मिश्र की धरती, अगर बात महिषी की करें, बनगांव की करें, बहुत सारे IAS अधिकारी प्रशासनिक सेवा में उन गांवों से निकल के आए हैं, और शैक्षणिक अगर हम बात करें, ऐतिहासिक पक्ष जैसा कि हमारे पूर्व के वक्ताओं ने रखा, बहुत ही स्वर्णिम है, ज्ञान की भूमि है। तो आज वर्तमान में शिक्षा की क्या स्थिति है सहरसा जिले के अंदर, इस पे आप अपना प्रकाश डालें इस सवाल पे, और हमारे दर्शकों को बताएं कि शैक्षिक व्यवस्था कैसी है सहरसा के अंदर। अंजनी कुमार सिन्हा नेट का प्रॉब्लम चल रहा है। जी, आप आ जा रही है।
प्री स्कूल से लेके सेकेंडरी स्कूल यहाँ तक पकड़ लिया, लेकिन वही स्थिति है, मेरा एयरटेल भी वही कर रहा था। पढ़ाई लिखाई का कोई अस्तित्व नहीं रह गया। सब स्कूल कॉलेज में पढ़ाई नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। लोग बच्चे कोचिंग में जा करके पढ़ाई कर रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन मिल नहीं रहा है। इस कारण से जो जागरूक गार्जियन है वो अपने बच्चों को बाहर भेज करके, इंटेलिजेंसी और समर्थता में कमी नहीं है बच्चों में। यहाँ के लड़के बाहर जा करके दूसरे विश्वविद्यालय में जा करके अच्छे अंक प्राप्त करते हैं और अपने सीधी का आगे बढ़ रहा हूँ। इस क्षेत्र से बहुत सारे लोग हैं जो IAS IPS में हैं। तो धरती तो यहाँ पर की बहुत अच्छी है, लेकिन एजुकेशन के मामले में जो है बहुत ही पुअर है। स्कूल कमी है अभी भी। कॉलेज तो बना, लेकिन कॉलेज में जिस तरह से पहले पढ़ाई होती थी वो पढ़ाई नाम से समाप्त हो गई। केवल खाना पूरी हो रहा। एजुकेशन पूर्ण रूप क्षतिग्रस्त। जी, हवाई सेवा भी जो है, चलिए हवाई अड्डा है जिसका विस्तारीकरण नहीं हो रहा है, हवाई यात्रा की भी कमी है। मोटे तौर पे कहा जाए तो घोषणा हुई थी तो विश्वविद्यालय भी यहाँ से बनना बंद हो गया। विश्वविद्यालय भी चला गया। मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं रहने के कारण यहाँ के लड़कों को बाहर जाना पड़ता है। नर्सिंग होम तो खुले हैं, लेकिन कोई उस तरह का नर्सिंग होम नहीं है जो वहाँ गरीबों की इलाज हो सके। सरकार के द्वारा एम्स बनाने की बात हो रही थी, वो भी समाप्त हो गई। ये जब तक कि यहाँ के लोग जागरूक नहीं होंगे, राजनीतिक लोग जो है ध्यान नहीं देंगे, तब तक इसका विकास नहीं होगा। तो कुछ मिला है सहरसा को अपने भाग से मनोबदौलत में। मिशनरी बनने के कारण तो भी विकास हुआ। रेल जी, किसी कारण बस अंजनी कुमार सिन्हा जी से हमारा संपर्क टूट गया है। मैं फिर चलता हूं अपने हमारे साथ वक्ता जुड़े हुए हैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह जी। आपने बहुत सारी बातों पे, बहुत सारे आयामों पे पूर्व में जब आप बोल रहे थे तो आपने उनका चर्चा किया। आपसे जानना चाहेंगे कि पलायन की भी आपने बात की थी अपने पूर्व के वक्तव्य में। आपने कहा था कि सहरसा जो कोसी का क्षेत्र है, वहाँ से भर भर के ट्रेनों में लोग दूसरे शहरों में, दूसरे राज्यों में जाते हैं काम की खोज में। तो सहरसा में औद्योगिक कितनी संभावनाएं हैं, क्या स्थिति है, और क्या वहाँ पे किसी इस तरह के उद्योग की स्थापना नहीं की जा सकती जिससे पलायन को हम रोक सके, वहाँ के लोगों को रोजगार वहीं पे दिया जा सके? इसके विषय में हमारे दर्शकों को बताएं डॉक्टर अजय कुमार सिंह। जी, मैं इस पर बोलने से पहले एक कहना चाहूंगा कि अंजनी सर ने जो शिक्षा की स्थिति की बात की, जो आपका प्रश्न है वो शिक्षा की स्थिति से सीधा जुड़ा हुआ है। और सहरसा के बारे में कहा जाता है कि सहरसा एक संस्कृत वर्ड है और इसका मतलब होता है लैडन ऑफ जॉय। तो लैडन ऑफ जॉय मतलब जॉय का शहर। लेकिन सहरसा अभी वर्तमान समय में सहरसा का इंफ्रास्ट्रक्चर, सहरसा की शिक्षा व्यवस्था, सहरसा की स्वास्थ्य व्यवस्था, इस सभी की हालत बहुत ही बुरी है, बहुत ही बुरी। अगर आप कह लें कि सहरसा में लिटरेसी रेट 2001 में 39.20 था और अभी वर्तमान समय में 53.98 है। तो अगर आप डेटा के जार्गन पे जाएंगे तो सहरसा का लिटरेसी रेट बढ़ा है, लेकिन शिक्षा की स्थिति बहुत ही खराब हुई है।
लिटरेसी का क्या पैमाना है वो सारे विद्वान दर्शक भी हैं और आप लोग भी सब जान ही रहे हैं, लेकिन उच्च शिक्षा की स्थिति यहाँ खराब रही। तो उच्च शिक्षा की जब स्थिति खराब रही है तो जो रोजगार मिलना है वह रोजगार कोई दोयम दर्जे का नहीं होता है, लेकिन रोजगार जो है वो दिहाड़ी से ही जैसे रोजगार ही सहरसा के लोगों को मिलना नसीब हुआ है, बहुसंख्यक लोगों को, क्योंकि शिक्षा की स्थिति तो दिन पर दिन खराब हो रही है। जिस गांव में जिस परिवार के लड़के डॉक्टर, इंजीनियर और हायर ऑफिसर्स के लोग थे, वो आज बड़े शहरों में जाकर दिहाड़ी का ही काम कर रहे हैं, ये सब लोग जानते हैं। तो इस स्थिति के लिए हमारा समाज, हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारा राजनीतिक परिदृश्य बहुत ही जिम्मेदार है। ट्रेनों में भर भर कर इतनी संख्या में लोग जा रहे हैं कि सहरसा की कृषि व्यवस्था के लिए मजदूर नहीं मिल रहे। सहरसा में अगर आप प्लम्बिंग का काम कराना चाहें, सहरसा में मैशन आप ढूंढें तो उसका रेट भी हाई है। क्यों? तो सारे लोग बाहर चले गए हैं। आपको उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, आपको पहले से कहकर रखना पड़ेगा कि हमारे यहाँ फलाना फलाना काम है। तो ये स्थिति बन गई है। अब औद्योगिकरण की बात है। सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा कि विकास के आयाम क्या है, विकास के पैमाने क्या है। क्या आधारभूत संरचना का विकास है या औद्योगिक संरचना का विकास है। हम लोग विकास को सड़कों से जोड़कर रखते हैं, सड़कों के इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़कर रखते हैं, बिजली हमें मिल रही है कि नहीं उससे हम जोड़कर रखते हैं, पानी हमें मिल रही है कि नहीं उससे जोड़कर देखते हैं। लेकिन ये विकास नहीं है। ये विकास के कुछ पहलू हैं जो विकास को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो सहरसा में इंफ्रास्ट्रक्चर का ही विकास नहीं हुआ तो विकास का जो मूल मंत्र है इंडस्ट्रियलाइजेशन, वो कैसे संभव है? सड़कें नहीं बनी है। आप सहरसा से कहीं कनेक्ट होना चाहते हैं, आप एनएच की हालत देख लें। एनएच की घोषणा हुए करीब हमको लगता है कि 16-17 वर्ष हो गए, लेकिन एनएच अभी तक ठीक ढंग से बन नहीं पाया है, बन रहा है। रेल का विकास भी उस ढंग से नहीं हो पाया है। अभी सहरसा में उद्योग के नाम पर 1975 ईस्वी में एक कारखाना लगा था, जिसको कागज बनाने का कारखाना लगा था। उसकी टेक्नोलॉजी काफी पुरानी थी, जो बाद के समय में चलने वाली नहीं थी। सहरसा से सटे 48 एकड़ भूखंड को अधिग्रहित कर उस पर वो कारखाना लगा, लेकिन वो कारखाना चला ही नहीं। बीच में बैंक ऑफ इंडिया ने 7 करोड़ रुपया उसको चलाने के लिए दिया। अखबारों में हमने पढ़ा कि 80% काम हो गया, लेकिन हमें तो ये पता है, उस समय मैं जर्नलिस्ट के रूप में काम करता था हिंदुस्तान में, मुझे तो वहां जो मशीनें जापान से आई थी वो सारे कल पुर्जे तो रखरखाव के अभाव में स्थानीय लोगों ने और चोरी चकारी करने वाले लोगों ने, कबाड़ी वालों ने तो बेच ही दिया था। तो फिर ये बैंक का लोन कैसा और किस तरह से, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से चीजों को हाईलाइट किया जाता है और जो चीजें होती नहीं है। तो विकास के नाम पर, औद्योगिक विकास के नाम पर एकमात्र फैक्ट्री वो थी जो कभी चली ही नहीं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि रणधीर सर ने बहुत अच्छी बात कही कि रेल कारखाना यहाँ खुलना चाहिए था और जमीन भी पर्याप्त थी, लेकिन दुर्भाग्य तो ये है कि बिहार में राजनीतिकरण चीजों का भी हो जाता है। और कारखाना खुलनी है तो कारखाना कौन खुलवाएगा और कौन उसका श्रेय लेगा, चीजें उस पर भी चली जाती है। तो सहरसा सदा ही स्टेक मदरली ट्रीटमेंट का शिकार रहा है। सहरसा के प्रति लोगों ने या सत्ता में बैठे लोगों ने उसको उचित न्याय नहीं दिया है। अब यहाँ दूसरी संभावना क्या हो सकती है? बगल में खगड़िया में फूड पार्क खुला, 200 करोड़ की लागत से फूड पार्क बियाडा की जमीन पर खुला। सहरसा में मखाना, मछली उत्पादन और फूड बेस्ड इंडस्ट्री की संभावना अपार है। हमारे मकई से बेंगलुरु और बर्मा के लोग समृद्ध हो रहे हैं। हमारा कोसी का मकई बर्मा तक जाता है, हमारा कोसी का मकई बांग्लादेश जाता है, हमारे कोसी का मकई पाकिस्तान जाता है, लेकिन हम कोसी से बनी हुई उस मकई से कोई इंडस्ट्री यहाँ नहीं लगा सकते। इच्छा शक्ति नहीं है, लोगों को अवेयरनेस नहीं है, या बिहार सरकार का उद्योग मंत्रालय जो है उसका अवेयरनेस भी सहरसा के प्रति नहीं है। तो सहरसा में उद्योग की अपार संभावना और कच्चे माल की प्रचुरता के बावजूद भी सहरसा में औद्योगिकरण संभव नहीं हो पा रहा है, जो कि होना चाहिए था। अब तो बिजली रहती है,
इंफ्रास्ट्रक्चर भी अगर मान लीजिए कनेक्टिविटी 2-4 तरफ से नहीं है, लेकिन 1-2 तरफ से तो 4 लेन से आ ही सकते हैं लोग, लेकिन वो भी संभव नहीं हो पा रहा है। ये उदासीनता है। कहने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम है। मैं पॉलिटिकल के रूप में बात नहीं करना, मैंने राजनीतिक दल से जुड़े हुए व्यक्ति के रूप में बात नहीं कर रहा हूँ। सिंगल विंडो सिस्टम में इसीलिए कहा गया था कि ताकि जो उद्योग धंधे लगाने में जिन लोगों को रुचि है वो लोग आगे आए, लेकिन वो बिहार में हो नहीं पा रहा है। तो लोग प्रोत्साहित नहीं हो पा रहे हैं, तो प्रोत्साहित जब तक नहीं होंगे तो उद्योग धंधे लगेंगे नहीं। सरकार के पास उतना रेवेन्यू है नहीं, सरकार के पास पैसा उपलब्ध नहीं है, तो अब उद्योग धंधे लगाने की बात तो बहुत दूर की बात हो जा रही है। और सहरसा में असीम संभावना के बावजूद भी हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। मैं एग्रीकल्चर बेस्ड में एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगा। हमारे यहाँ का जो मखाना है, अंजनी सर तो लिविंग लेजेंड है, बॉटनी के बड़े विद्वान है और दूसरे राज्यों में भी इनकी ख्याति है। सर ज्यादा बेहतर जानते हैं कि हमारा जो मखाना है उसका साइज भले ही छोटा हो, लेकिन उसका न्यूट्रिशन लेवल जो है, जो गन्ना है, वो काफी अच्छा है। वो उसको कहा जाता है कि एशिया लेवल का वो है। तो इस संभावना को भी तो बढ़ाया जा सकता था। अब बहुत मुश्किल से हम लोगों का ट्रेडमार्क मिला है मिथिला मखान का, जो हम लोग से छीन लिया गया था। मखान हम लोगों का और उसका ट्रेडिंग कहीं और हो रहा था, किसी और नाम से हो रहा था। तो ये शुक्र है कि लोगों ने एक आंदोलन, एक सामाजिक आंदोलन चलाया, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे चला और मिथिला मखान का ट्रेडमार्क मिल गया है। लेकिन इसके बावजूद भी मिथिला मखान की जो चर्चा होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही है। बगल के जिलों में हमारे मखान, जो हमारा मखान जो समृद्ध मखान है, जिसका न्यूट्रिशन लेवल काफी अच्छा है, उसको छोड़कर लोग हाइब्रिड मखाना का उत्पादन में लग गए हैं। पूर्णिया के सैकड़ों एकड़ जमीन पर हाइब्रिड मखाना का उत्पादन किया जा रहा है। क्या ये हमारे सहरसा और मिथिलांचल के इस एरिया में, कोसी के इस एरिया के साथ अन्याय नहीं है क्या? तो इस चीज पर भी हमको देखना होगा। अब धीरे धीरे जिस तरह से हमारे यहाँ पहले बरोगर और देसरिया धान हुआ करता था, जो आजकल अमेजन पे मिलता है, तो हमको भी ये सहरसा वाले मखाना को अमेजन पे ढूंढना होगा। कहीं कहीं लोग लगाएंगे और हम लोग उसको ऑनलाइन मार्केटिंग उसका करेंगे और हम लोग मंगवाएंगे। तो सहरसा में असीम संभावनाओं के बाद भी हम लोग काफी पिछड़े हैं और इसी का रीजन है कि रोजगार की तलाश में, रोटी की तलाश में तो लोग बाहर जाएंगे ही, बाहर का रुख करेंगे। और उनकी क्या दुर्दशा है, उनका क्या फ्लाइट है, वो तो आपने कोरोना काल में देखा ही होगा। और हमारे गांव में कहा जाता है कि गांव में अगर आप चले जाएं खेती के सीजन में, तो आपको नौजवान नहीं मिलेंगे, सिर्फ महिलाएं आपको दिखेंगी। ये स्थिति हमारे यहाँ बन पा रही है। तो और ये इस चीज का तो दर्द होता ही, बाहर में लोग किस तरह से धुतकारे जाते हैं। मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र रहा था, मैं वहां देखता था कि बिहारियों के साथ हैरी शब्द का भी लोग प्रयोग करते थे। और हालांकि बाद के समय में इस चीज से लोगों को नहीं जूझना पड़ा, जो आज के जनरेशन है उनको नहीं जूझना पड़ रहा है, लेकिन हम लोगों ने देखा था। तो हम लोग जो लोग यहाँ से, जो हमारे परिवार के ही लोग हैं, वो भी गांव से अगर पलायन कर रहे हैं, तो उनके साथ क्या बीती होगी उसको मैं आसानी से समझ सकता हूँ। और आपके इस आंदोलन के माध्यम से अगर सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोग अगर सुन रहे हैं, तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के लिए सहरसा में प्रयास हो, छोटा छोटा सा ही यूनिट लगे, जो या मकई से रिलेटेड हो, मखाना से रिलेटेड हो, मछली पालन से। हम जंगली मछली के लिए प्रसिद्ध थे। हमारे यहाँ कवई और सिंघी मछली बहुत ही नामी हुआ करती थी, लेकिन आज के दिन सहरसा के बाजार में आपको आंध्रा की मछली धड़ल्ले से बिकती हुई दिख जाएगी। तो बाहर का कब्जा हमारे बाजार पर भी हो रहा है। जी। और आम और लीची, जी, आम और लीची भी सहरसा का प्रसिद्ध है। हाँ, आम हमारे यहाँ का बहुत प्रसिद्ध है, खास करके मालदा आम जो हमारे यहाँ होता है, उसमें कई क्वालिटी भी होती है। लंगरा मालदा भी हमारे यहाँ होता है, और खास करके सिमरी बख्तियारपुर जहाँ मेरा गांव है, उस इलाके में आम की फसल काफी अच्छी होती है और काफी स्वादिष्ट आम भी माना जाता है। लीची की फसल हम लोगों की मुजफ्फरपुर की तुलना में हम लोगों का फल थोड़ा उतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन बाकी चीजें हम लोगों के यहाँ बहुत अच्छी होती है। और शुक्रिया। हमें तो लगता है, जी नहीं, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। नहीं, जी ठीक। जी, शुक्रिया अजय कुमार सिंह जी। फिर हम कुछ सवालों के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। एडवोकेट रणधीर कुमार सिन्हा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आप कानूनविद हैं, कानून की बेहतर समझ है आपको। जानना चाहेंगे कि सहरसा में लॉ एंड ऑर्डर की क्या व्यवस्था है, कैसी स्थिति है? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने।
और अजय जी ने कहा कि इंडस्ट्री लगने की संभावना यहाँ है और कोई बाहर के यहाँ के लोगों के पास उतनी पूंजी है नहीं और बाहर के लोग पूंजी लगाएंगे तब जब यहाँ लॉ एंड ऑर्डर सही रहे तब इसका वो यहाँ पर तो सहरसा क्या पूरे बिहार की जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है इसलिए कोई इंडस्ट्रीज बाहर के कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आते नहीं है और यहाँ पर बहुत सुंदर है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज यहाँ लगाया जा सकता है। यहाँ का मकई और भी मखाना माछ ये इम्पोर्टेंट है। तो फूड प्रोसेसिंग के विषय में इन्होंने कहा कि मार्केट खगड़िया में खुल गया लेकिन सहरसा में रॉ मटेरियल कहाँ है, काफी रॉ मटेरियल यहाँ पाया, यहाँ भी खुल सकता है। खगड़िया में खुले अच्छी बात है, खुशी की बात है, वहां खुला यहाँ भी, लेकिन यहाँ में के लोगों में यहाँ के राजनेताओं में उस तरह की दृष्टि होनी चाहिए, कार्य करने के लिए एक संकल्प होना चाहिए, उसका अभाव है कि हम इसको कैसे विकास करें। लॉ एंड ऑर्डर के विषय में मैं कहूँ तो आप हमसे अधिक बेहतर आप जान रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर भ्रष्टाचार के कारण खत्म है, कानून अच्छी नहीं है, मैं साफ साफ कह सकता हूँ कि मैं तो समाज का जो एक अधिवक्ता होता है वो समाज के नर्व का एक बहुत कई ब्लड प्रेशर को चेक कर सकता है। हम लोग पूरी बेचारी में देख कि अपराध की घटनाएं ऊपर रही है, तो नशाबंदी का जो है इसका तो कोई पराकाष्ठा है। घर घर में यहाँ देखिए उसका उद्योग चल रहा है, डोर सप्लाई हो रहा है शराब, तो इसके कारण भी अपराध की घटनाएं भी बहुत हो रही और लॉ एंड ऑर्डर का अभाव इस दृष्टि से ध्यान नहीं आ रहा है। ये जी ने बहुत अच्छी बात की, संभावना है लेकिन बाहर के लोग कैसे पूंजी लगाए, पलायन कर रहे हैं जी। हमारे साथ सुधाकर श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं, आप अपना माइक अनम्यूट कर लें सर। आपसे जानना चाहेंगे कि सहरसा में पर्यटन की कितनी संभावनाएं हैं। पर्यटन के क्षेत्र में अगर हम बात करें, पर्यटन की बात करें, क्योंकि अभी एक बड़ा आवाज हमारी जा रही है प्रवीण जी? बिल्कुल बिल्कुल आवाज हमारी जा रही है प्रवीण जी? बिल्कुल आपकी आवाज मिल रही है। सहरसा में पर्यटन की जो हमारे सहरसा में कंदाहा एक जगह है, सहरसा जिला में महसी प्रखंड में पड़ता है, वहां पे सूर्य मंदिर है। जैसा कि पौराणिक कालों में माना जाता है कि 12 राशि के 12 सूर्य मंदिर का निर्माण किया गया था, उसमें एक जो मेष राशि का सूर्य मंदिर है वह हमारे सहरसा जिला के जिला मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर पश्चिम अवस्थित है। परंतु चूंकि सभी लोगों ने, आदरणीय अजय कुमार सिंह जी ने कहा, आदरणीय रणधीर सर ने कहा, अंजनी सर, लोग सभी लोग हैं, सहरसा एक ऐसी धरती रही है या एक ऐसी भूमि रही है जहां बिहार में अगर सबसे ज्यादा उपेक्षित कोई जिला होगा तो वह मैं मानता हूं कि वह सहरसा है। हमारे यहाँ हाल ही में पर्यटन के लिए मत्स्यगंधा में बहुत पहले वहां पोस्टमार्टम हुआ करता था, वहां पर फिर काली जी का मंदिर की स्थापना की गई, मत्स्यगंधा मंदिर। वहां उस समय जो डीएम साहब हमारे आए हुए थे, TN लाल दास थे संभवतः, उन्होंने इस सहरसा शहर को एक पर्यटन स्थल दिया मत्स्यगंधा के रूप में। और डीएम साहब के जाते ही वो जो डीएम साहब खासा इंटरेस्टेड थे कि सहरसा शहर को पर्यटन के क्षेत्र में भी हम बेहतर ले जाए। लेकिन समस्याएं हमारी जो आप पूछना चाह रहे हैं, समस्याएं हमारी ये है कि पर्यटन के क्षेत्र में हो या विकास के क्षेत्र में हो या पब्लिक को चलने के क्षेत्र में हो, सबसे पहले आम आदमी को या सबसे जरूरी चीज जो नीड है उसका कि हमारी सड़क की हाल व्यवस्था बढ़िया हो, हम शहर में सुरक्षित भाव से जिए। इस तरीके की व्यवस्था आज तक सहरसा शहर में नहीं हुई। हो सकता है कि हमारे आदरणीय लोगों के रीजन में इस तरीके की व्यवस्था हो, परंतु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है कि कोई देखने वाला नहीं है, कोई जनप्रतिनिधि भी। हमारे यहाँ तो सबसे दुर्भाग्य है कि सहरसा कमिश्नरी भागलपुर के बाद सहरसा ही बना था
और सहरसा कमिश्नरी, सहरसा का अब क्या कहते हैं लोकसभा, जिस नाम से हम लोग जानते थे कि सहरसा लोकसभा है, वहां से भी नाम कट के अब हम लोगों का लोकसभा हो गया मधेपुरा। जब कमिश्नर साहब हमारे यहाँ बैठते हैं, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल की कमिश्नरी हमारा सहरसा है। तो पर्यटन के क्षेत्र में तो ये तो बहुत दूर की बात है। पहले हम स्वस्थ और सुरक्षित रहेंगे, बेहतर चल सकेंगे सड़क पे, तभी तो हम पर्यटन घूमने जाएंगे भाई साहब। तो हमको जो मेरा मानना है कि पर्यटन का विचारधारा अगर आप सोचते हैं तो बहुत दिक्कत है। अभी एक कंदाहा में जो मंदिर की हमने चर्चा की, सूर्य मंदिर का, वहां का मुखिया है, एक हमारे परिचित हैं, उसने कई बार कोशिश किया, बहुत सारे जनप्रतिनिधि को ले जाकर कहा कि भैया जरा पर्यटन विभाग में जाके कहिए कि यह तो सूर्य मंदिर जो है ये मेष राशि का सूर्य मंदिर है और सहरसा के लिए यह बहुत बड़ा धरोहर है। लेकिन कभी किसी व्यक्ति ने सहरसा के प्रति, कोई भी राजनेता हो, कोई भी सीएम हो, मैं किसी व्यक्तिगत रूप से किसी पॉलिटिकल पार्टी का विरोध या समर्थन नहीं कर रहा हूं, किसी व्यक्ति ने सहरसा शहर के उत्थान के लिए नहीं सोचा। अभी जहां से आदरणीय अजय कुमार सिंह सर जो आते हैं, जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही कि मक्के का और जो बिजनेस के बारे में बताया कि डेवलप हो सकता है, चलिए मैं मानता हूं उस बातों को कि हमारे शहर में इस तरीके की व्यवस्था हो सकती है। परंतु आदरणीय अजय कुमार सिन्हा सर के 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर दूरी के बाद फनगो एक जगह है, उनको पता है, वहां भारत की आजादी के बाद से अब तक बिहार सरकार का कोई पुल नहीं बना। वहां की प्रेग्नेंट लेडी को मोटरसाइकिल से सदर अस्पताल या तो बख्तियारपुर लाना होता है या मुंशी खगड़िया ले जाना होता है। और समझ लीजिए बिहार सरकार ने आज तक उसमें पुल नहीं बनाया। और एक बहुत बड़ी आबादी, जो मक्के की बात इन्होंने कही है, जहां से मक्का आता है, पूछ लीजिए आदरणीय अजय कुमार सिंह सर से कि वह मक्का जो ट्रैक्टर पर लोड होकर आता है वो बिहार सरकार के पुल से आता है। आपको मिश्रा जी, हम प्रवीण सर, मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि आज से 10-15 साल पूर्व धमारा में एक ट्रेन पलट गई थी। तो रेलवे ने क्या किया कि उस पुल के पैरेलल में फिर एक नया पुल अपना बना लिया। वहां के जो स्थानीय जो नदी में लोग रह रहे हैं, उस कुछ पार्ट सहरसा जिला में है, कुछ खगड़िया में है, वह लोग अभी तक रेल का जो टूटा हुआ पुल है उसमें चंदा करके अपने पैसा से पटरी पे लोहे का एक जुगाड़ लगा के वह लोग ट्रैक्टर और क्या कहते हैं ठेला से अपना जो मक्का है उसको या तो इस पार लाता है या उस पार मानसी माल गोदाम पे ले जाता है। उसके पास कोई सुविधा नहीं दी गई है। तो इसलिए यह पर्यटन की बात करना तो सहरसा के लिए हास्यास्पद होगा, क्योंकि पर्यटन से जरूरी है कि जो हमारी जो लेडी है उस क्षेत्र में, रूरल एरिया में जो हमारी लेडी है जो प्रेग्नेंट हो जाती है, उसको रात में अगर उसको एम्बुलेंस तो वहां जाता नहीं है, आज से नहीं, भारत की आजादी से पहले से नहीं जाता है, अभी तक नहीं जाता। कितना सरकार आया, कितना चला गया। तो चुनौती हमारी वो मक्के की खेती की जो बात कर रहे हैं, उसको कौन सा सुविधा मिला? मकई उपजाएगा, वो लाएगा कैसे? लाएगा तो बिचौलिया ट्रैक्टर इस पार रखता है, ट्रैक्टर उस पार रखता है, वहां से वो लोग उठा के सर पे पैदल चल के इस पार आएगा, तब ट्रैक्टर में लोड करेगा, फिर ट्रैक्टर ले जाके सहरसा या किसी व्यापारी को देगा, फिर वह व्यापारी वहां से बाहर भेजता है। तो इस तरीके की हमारे यहाँ सड़क की जो व्यवस्था है, लोगों का जो जनजीवन है, अब भी वही है जो भारत की आजादी के समय था। हो सकता है हमारी बातों से कुछ लोग सहमत नहीं हो, परंतु मैंने आदरणीय अजय सर तो जानते ही होंगे कि अभी भी फनगो हॉल्ट के उस पार से जो लोग जाते हैं, जो प्रेग्नेंट लेडी है 12 बजे, तो उसको गांव में तो या तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उनको इधर लाना होगा सिमरी बख्तियारपुर, या उनको मुंशी ले जाना होगा। तो इस तरीके लॉ एंड ऑर्डर की भी व्यवस्था वहां कुछ नहीं है। तो इसलिए प्रवीण सर, जो आपका जो ये बिहार में चल रहा है, हर जिले के समस्याओं को जानने का और हर जिले से जो विकल्प निकाल रहे हैं कि कहाँ किस चीजों के लिए बेहतर होगा कि हमारा बिहार डेवलप करे, तो सहरसा जिला में ऐसी परिकल्पना कर लेना सहज नहीं है। क्योंकि हमारे जनप्रतिनिधि तो छोड़ दीजिए, जो बिहार के मुखिया है वह भी हमारे सहरसा के साथ सौतेलेपन का व्यवहार करते हैं। जी।
जी जी, बहुत शुक्रिया और कुछ सुधाकर जी। प्रवीण जी? जी, आपने कई सारे बिंदुओं पे अपना मंतव्य दिया और अभी तक की परिचर्चा में जो मुझे लगता है बिहार स्वाभिमान आंदोलन का प्रयास ही यही है कि विभिन्न जिलों की जो समस्याएं हैं उनको उजागर करना और उसके समाधान पे जी चर्चा करना। बहुत सारगर्भित आपने अपना जो बातें कही वो बहुत अच्छी थी। हम लोग अब कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके हैं। तो अभी तक की जो परिचर्चा है उसमें ऋणात्मक बातें बहुत आई हैं। मुझे लगता है कि सहरसा में चाहे वो राजनीतिक उदासीनता उसका एक बहुत बड़ा कारण रहा हो या सामाजिक स्तर पे प्रयास की कमी हो या जो कुछ भी। अब अंतिम इस दौर में हम चाहेंगे कि आप लोगों से एक संक्षिप्त टिप्पणी अब सब लोगों से मैं लेना चाहूँगा कि ऐसी कोई बात, ऐसी कोई चर्चा जो अभी तक की परिचर्चा में शामिल नहीं हो सकी है, उस पे अपना जो है ध्यान आकृष्ट करेंगे। तो हम चलते हैं, डॉक्टर अंजनी कुमार सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शिक्षाविद हैं। आपसे जानना चाहेंगे सर संक्षिप्त टिप्पणी कि पूर्व की परिचर्चाओं में अभी सुधाकर जी ने भी कहा कि स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत लचर हैं सहरसा के अंदर। तो आप बताएं कि स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है, क्योंकि सहरसा का इतिहास स्वर्णिम रहा है, तो हम अगर बात करें कि भविष्य उसका कैसे बेहतर हो, इस पे अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर किस तरह का प्रयास होना चाहिए जिससे स्वास्थ्य की सुविधाएं, स्वास्थ्य की व्यवस्था बेहतर हो सके सहरसा जिले के अंदर। अंजनी कुमार सिंह। यहाँ केवल प्राइवेट नर्सिंग होम के खुल जाने से व्यवस्था सुदृढ़ नहीं होगी। जो सरकारी अस्पताल है उसकी व्यवस्था सुदृढ़ होनी चाहिए। इसके लिए अभी कारण बेड का एक बिल्डिंग बनने के लिए तैयार किया गया है। डॉक्टरों की संख्या बढ़ानी होगी। समय पर डॉक्टर आए, दवाई जो है स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध हो, या जैसे यहाँ के लोगों का डिमांड था कि एम्स जैसी संस्था यहाँ भी खुले। अगर वो खुल जाती है तो सारे लोगों को सुविधा मिलेगी। जी, बहुत शुक्रिया अंजनी कुमार सिन्हा जी। अब मैं सीधा रुख करता हूँ, डॉक्टर अजय कुमार सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजनीतिक उदासीनता तो है, जिस तरह की परिचर्चा में भी स्पष्ट होती है। आपसे सर जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक बिहार स्वाभिमान आंदोलन के इस फेसबुक पोर्टल पे हमारे जितने सारे दर्शक हमारे इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं, वो जानना चाहेंगे कि ऐसी कोई बात जो कि सहरसा के भविष्य को उज्जवल बना सकता होगा, जो सहरसा को आगे ले जा सकता है, सहरसा की आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक जितने पहलू हैं उनमें बेहतरी के लिए ऐसा क्या होना चाहिए। हम लोग भी सकारात्मक सोच रखते हैं, सहरसा आगे बढ़े, इसके लिए हम लोग एक छोटा स्तर पे हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बिहार स्वाभिमान आंदोलन भी प्रयास कर रहे हैं बिहार के विभिन्न जिलों में बेहतर जो है सुविधाएं उपलब्ध हो लोगों को और बहुत सारी व्यवस्थाएं हों। तो आप इस दृष्टिकोण से आप क्या कहना चाहेंगे कि सहरसा का जो भविष्य है वो कैसे बेहतर होगा, इसके विषय में हमारे दर्शकों को बताएं, डॉक्टर अजय कुमार सिंह। प्रवीण सर, मेरा ये कहना है कि अभी आदरणीय सुधाकर जी ने जितनी भी बातें कही सहरसा के विकास के संदर्भ में, वो बड़ा ही सच का पैमाना है। मैं भी उसी इलाके से आता हूँ, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी तो बहुत बड़ी कमी है। और जब यहाँ से एक मजदूर पलायन करता है तो वो सिर्फ मजदूर नहीं होता है, वो किसी का बेटा होता है, किसी का पति होता है, किसी का भाई होता है, और वो अपने घर में बूढ़े माँ बाप को, अपनी पत्नी को छोड़कर चला जाता है। अगर वो शादी नहीं हो अगर किया होता है तो उसके घर में बूढ़े माँ बाप तो निश्चित रूप से रहते हैं। और मेरे लिए एक सहरसा के सुधी नागरिक के रूप में मैं यह सोचता हूँ कि कोई एक लेबर अगर बाहर जाकर के अपना श्रम का दान करता है तो वो सहरसा के लिए श्रम की क्षति के रूप में देखा जाना चाहिए। वो हमारा श्रम है, हम लोगों का श्रम है। मैं उसको उस श्रम के मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से देखता हूँ कि हमारा श्रम, लाखों करोड़ों दिन का श्रम किसी दूसरे प्रदेश को मिलता है, और वो भी सस्ता श्रम मिलता है। जो प्रदेश में दिहाड़ी मजदूर के रूप में जितने पैसे उन्हें दिए जाते हैं वो काफी कम होते हैं।
तो उस तरह का श्रम, जब सस्ता श्रम हमारे यहाँ उपलब्ध है, तो हमारे यहाँ अगर औद्योगिकरण हो जाता है, औद्योगिकरण से हमारा मतलब नहीं है कि बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ खुले, छोटी छोटी सी कंपनी ही खुले, छोटी सी इंडस्ट्री ही खुले। अगर वो संभव नहीं है तो कॉटेज इंडस्ट्री ही खुले यहाँ। अगर वो भी संभव नहीं है तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के रूप में या मत्स्य पालन या मखाना पालन को ही सरकार अपने स्तर से बढ़ावा दे और एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन टाइप का कुछ यहाँ डेवलप करे कि जो लोग मखाना की खेती करेंगे उनको लैंड रेंट में उनको माफी दी जाएगी, उनको प्रोत्साहन के लिए इतना दिया जाएगा, उनके लिए ये सुविधा होगी, फ्री बिजली मिलेगी। तो इस तरह का एक पैकेज लेके सरकार को आना चाहिए। जब तक यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा और जो हमारे श्रम बाहर जाते हैं उन श्रम का यहाँ सदुपयोग नहीं होगा, तो हम सहरसा की समृद्धि की कल्पना नहीं कर सकते। वो हमारे लिए सबसे बड़ा फैक्टर है, पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि शिक्षा के स्तर में सुधार। अब आप जरा सा देखिए कि सहरसा के बच्चे कोटा चले जाते हैं, ट्रेन भर भर कर कोटा जाते हैं सहरसा के बच्चे, तो हमारा कितना पैसा कोटा चला गया, हमारे पैसे से कोटा समृद्ध हो रहा है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो वो सहरसा के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। हमारा पैसा और कोटा शहर को, कोटा शहर के व्यापारियों को फायदा हो रहा है, कोटा शहर के शिक्षण संस्थान को फायदा हो रहा है। तो सहरसा में स्तरीय शिक्षा हो। हमें याद है कि जब अंजनी सिन्हा सर सहरसा की धरती पर आए थे, मैं बहुत छोटा होऊंगा, लेकिन मैं अपने पिताजी से और कई लोगों से सुनता था कि सहरसा में बॉटनी के बहुत अच्छे टीचर आए। सर के सीनियर के रूप में दुर्गा प्रसाद जी बहुत रिनॉन टीचर हुआ करते थे, और सहरसा में उस समय काफी अच्छे अच्छे टीचर हुआ करते थे और अच्छे अच्छे बच्चे यहाँ पढ़ा करते थे, और यहाँ +2 की पढ़ाई से बच्चे IIT और मेडिकल निकाला करते थे। तो आखिर कौन सी ऐसी विपत्ति आ गई कि सहरसा में IIT और मेडिकल करने के लिए बच्चों को कोटा और दिल्ली का रुख करना पड़ रहा है? तो जब तक शिक्षा में हम समृद्ध नहीं होंगे तो हम बेहतर समाज की कल्पना नहीं कर सकते। तीसरी बात, सहरसा में स्वास्थ्य की व्यवस्था बहुत ही लचर है। 60 से ऊपर पद हैं सहरसा सदर अस्पताल में, जिसमें आधे से अधिक पद आज के दिन में खाली हैं, आधे से अधिक पद मैं कहना चाहूंगा, और नर्सिंग स्टाफ तो कम से कम 70% खाली है। तो ऐसी स्थिति में सहरसा का सदर अस्पताल, जो सहरसा कोसी इलाके के लिए एम्स के रूप में जाना जाता था, उसकी स्थिति और इतनी लचर व्यवस्था है। मैं छुटपन में सहरसा सदर अस्पताल में ही इलाज कराता था। उस समय इतने प्राइवेट क्लिनिक्स नहीं हुआ करते थे, दवाइयां भी मिलती थी और घाव की मरहम पट्टी भी बहुत अच्छे से होती थी, डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे थे। मैं अपने दूध का दांत वहीं उखड़वाया था। लेकिन आज के दिन में मुझे सदर अस्पताल जाने के लिए कोई कह दे या किसी, तो मैं नहीं जाना चाहूंगा, मैं अपने बच्चे को भी नहीं भेजूंगा। ऐसा नहीं है कि आर्थिक स्थिति या आर्थिक संपन्नता बड़ी है इसके कारण, जो वहाँ की स्थिति है, जो वहाँ का रख रखाव है, उसमें लोग भेजना नहीं चाहेंगे। और सर PSC की स्थिति तो बहुत ही खराब है, और PSC के वो उप स्वास्थ्य केंद्र वाला जो मामला है, जैसे हमारे गांव में है, बिल्डिंग बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हो गई है, ना एक भी डॉक्टर नहीं है, पदस्थापित तक नहीं है। हमने कई बार सिविल सर्जन महोदय से आग्रह किया कि कम से कम वहाँ एक आयुर्वेद या होम्योपैथ डॉक्टर की भी प्रतिनियुक्ति हो जाए, सोनपुरा गांव है हमारा, लेकिन वो लोग नहीं कर पा रहे हैं, वो भी उनके पास उपलब्ध नहीं है। और सर मैं आपको बता दूं, आपके लिए बड़ा ही आश्चर्य का विषय होगा, सहरसा सदर अस्पताल में बहुत ही अत्याधुनिक मशीनें आई हैं जो बरसों से जंग खा रही है, चाहे वो CT स्कैन की मशीन हो, चाहे अल्ट्रासाउंड की मशीन हो, या डिजिटल एक्सरे की मशीन हो। इन्होंने मशीन भेज दिया लेकिन सपोर्ट सिस्टम नहीं भेजा, जो उसके एक्सपर्ट होते हैं वो भी नहीं पहुंचे, या उसके रख रखाव के लिए जो चीजें होनी चाहिए थी वो नहीं पहुंची। ग्लोबल टेंडर के माध्यम से इन्होंने पूरे प्रदेश के स्तर पर खरीदा और एक लूट का इसको कह सकते हैं कि जमा पहनाया और सहरसा को भेज दिया। जब डॉक्टर नहीं है तो इलाज कहाँ से करेंगे, टेक्नीशियन नहीं तो उस मशीन को कैसे चलाएंगे। तो ये 3 बिंदु है, शिक्षा, स्वास्थ्य और औद्योगिकरण। इसके जब तक इसको हम मजबूत नहीं करेंगे तब तक सहरसा के समृद्ध विकास की कल्पना नहीं कर सकते। अगर ये 3 मजबूत होगा तो हम ही में से कोई पॉलिटिशियन ऐसा पैदा लेगा जो सहरसा का नेतृत्व करेगा। लेकिन हमारी ये 3 स्तर पर बहुत खराब स्थिति है। आज किसी लड़के को कहा जाए कि तुम पॉलिटिक्स में जाना चाहोगे
तो सहरसा का वो निश्चित रूप से कहेगा नहीं, क्योंकि पॉलिटिक्स के संदर्भ में इतनी नकारात्मक चीजें उनके माइंड में भर दी गई हैं कि पॉलिटिशियन चोर होते हैं, पॉलिटिक्स बहुत गंदा होता है। लेकिन संपूर्ण क्रांति का जब समय था तो थोक के भाव से पॉलिटिशियन इस बिहार से और सहरसा की धरती से भी थे। तो हम तो उम्मीद करेंगे कि समाज अगर ठीक होगा और ये जो चीजें ठीक हो जाएंगी तो सहरसा की हालत भी सुधरेगी और राजनीतिक और सामाजिक शुचिता भी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अजय कुमार सिंह जी। आपसे सहरसा जिला को बहुत उम्मीद होगी और सुधाकर जी जैसे नौजवान हैं, आप लोगों से भी सहरसा जिला को बहुत उम्मीद है कि आप इसको आगे लेके जाएंगे और इसके लिए हम लोग संकल्पित भी हैं। मिलकर अगर काम किया जाए तो बहुत मुश्किल नहीं है, भले ही चुनौतियां बहुत हो। हमारे साथ अधिवक्ता रणधीर कुमार सिन्हा जी जुड़े हुए हैं। आपसे जानना चाहेंगे अंतिम टिप्पणी के रूप में कि ऐसी कोई बात जो अब तक की परिचर्चा में छूट गई हो, जिस पे हम लोगों ने बात नहीं की, वैसी कोई बात आप करें जो सहरसा के विकास, बहुत सी बातों पे तो अजय कुमार सिंह जी ने बहुत अच्छे से जो है हमारे दर्शकों को बताया है और इस पे प्रयास किया जाए तो सहरसा आगे बढ़ेगा निश्चित रूप से। मुझे इसकी उम्मीद ही नहीं, ऐसा विश्वास है। रणधीर कुमार सिंह जी, आपसे हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कोई एक ऐसी बात एक संक्षिप्त रूप में आप टिप्पणी के रूप में बताएं जो सहरसा के भविष्य को उज्जवल बना सकता हो, सहरसा को आगे ले जा सकता हो। रणधीर कुमार सिंह जी हाँ, तो अभी हमारे सभी पूर्व वक्ताओं ने जितने सुझाव दिए हैं वो महत्वपूर्ण सुझाव है। सुझाव मैं देना चाहता हूँ, हमारे बहुत अच्छी बात कही, यहाँ चिकित्सा बहुत कमजोर है और डिटेल में उन्होंने सारी बातें रखी है। तो ये तो बिहार सरकार का है। सहरसा के लिए एम्स का जमीन अधिग्रहण करने के लिए चिन्हित करके सहरसा कलेक्टर ने और सहरसा में एम्स बनना था, लेकिन उसको दरभंगा खींच करके वहां के राजनीतिक वाले लोग उसको खींच करके वहां से दरभंगा लेकर के चले गए और वहां जो सहरसाएं थी मेडिकल कॉलेज थी उनको पूरा नहीं करता। उसके लिए सहरसा में जो 100 एकड़ जमीन उपलब्ध है, नियरेस्ट है और सारा कुछ हुआ, सब कुछ हुआ। 217 एकड़ जमीन 217 एकड़ जमीन उसको यहाँ पर सहरसा कोसी कमिश्नरी हेडक्वार्टर से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वहां सुविधा, फिर भी यहाँ पे वो दरभंगा चला गया क्योंकि वहां के राजनेताओं में ये क्षमता थी कि उसको वहां घिस करके वहां केंद्र सरकार के प्रभाव ला करके लेके चले गए। लेकिन यहाँ के लोगों को, यहाँ के राजनेताओं में उतनी इच्छा शक्ति नहीं थी जिस कारण से वो सहरसा से वहां चला गया। तो और उसके लिए ने देखा था कि रिट में फाइल किया गया जो पेंडिंग है। तो अभी भी अगर यहाँ का लोग स्वस्थ रहेगा, उसकी विचार शरीर से स्वस्थ रहेगा तभी तो पढ़ेगा लिखेगा या इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेगा। तो एक चीज बन जाता है एम्स जैसा संस्थान तो सहरसा विकास कर ऑटोमेटिकली विकास कर। मेरा एक बात कहा था जिसके लिए बिल्कुल स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास स्थान होता है और स्वस्थ मस्तिष्क के माध्यम से ही हम शिक्षा का प्रसार और उसका विस्तार कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने डॉक्टर एडवोकेट रणधीर कुमार सिन्हा जी। हमारे साथ बिहार स्वाभिमान आंदोलन के इस परिचर्चा में आप सभी जो प्रबुद्ध जन सहरसा की धरती से जुड़ रहे थे, आप सब लोगों को मेरा युवा कवि प्रवीण कुमार मिश्र की ओर से सादर नमन। आपने अपना महत्वपूर्ण समय निकाल कर इस परिचर्चा में हमारे साथ बिहार स्वाभिमान आंदोलन के साथ आप इस परिचर्चा में शामिल हुए और अपनी महत्वपूर्ण बातों से स्पष्ट किया कि सहरसा की वर्तमान स्थिति कैसी है और इसका भविष्य किस प्रकार से बनाया जा सकता है, निर्मित किया जा सकता है। आप सभी सुधीजनों का मेरी ओर से और बिहार स्वाभिमान आंदोलन की ओर से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद, आभार
और आभार व्यक्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी इस तरह की परिचर्चाएं बिहार स्वाभिमान आंदोलन आयोजित करता रहेगा। इसमें आपका सहयोग अपेक्षित होगा। इन्हीं बातों के साथ आप सब लोगों को मेरा प्रणाम, शुभ रात्रि, और आप सब लोग प्रसन्न रहें, खुश रहें, ये मेरी शुभकामना है आप सब लोगों से। धन्यवाद। नमस्कार जी।